नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में न्यू करेंट अफेयर जो एडिटोरिया का आया है उसका जो है चैप्टर वाइज जो है अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है फटाफट 100 खबरें देखेंगे। दूसरा जो है केंद्रीय बजट 2023-24 देखेंगे। तीसरा जो है 22-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव देखेंगे। चौथा केंद्रीय बजट 23-24 देखेंगे। पाँचवा बजट भारत सरकार के आगामी लक्ष्य देखेंगे। छठा आर्थिक समीक्षा 2022-23 को देखेंगे और सातवां जो है 2023 में हुए प्रमुख निधन को देखेंगे। इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियो में हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट 100 खबरों में देखते हैं राष्ट्रीय खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। दूसरा है 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आगे क्वेश्चन 3 की बात करें तो फ्री IVF उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है गोवा बना है। अगला अगर चौथा सवाल की बात करें तो किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? तो ये है चेन्नई में बनाया गया है। चेन्नई तमिलनाडु में बनाया गया है। चलिए अगला पांचवा सवाल की बात करें हम तो भारत का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? तो ये तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? रतन टाटा को सम्मानित किया है। सातवां प्रश्न है अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी? तो हुआ है 508 स्टेशन। अगला प्रश्न की बात करें तो CBSE ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? तो ये है 1 से लेकर के 12 तक की कक्षा में। चलिए आगे देखते हैं। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये है बिहार संग्रहालय पटना में की गई है। आगे देखते हैं श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो ये है अमेजन इंडिया ने किया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये है हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न है देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है? तो ये है नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। अगला है किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? ये है सूरत में। उत्तरी चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये है अंशुमन झिंगरन ने बने हैं। आगे देखते हैं कि रिश्वतरोधी में प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है? तो ये है ONGC है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू होगा? तो ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो ये है कुई भाषा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की? तो ये है दिल्ली सरकार ने। आगे है E-स्पोर्ट जूनियर चैंपियनशिप दो के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे कहता है क्या वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है आपका बेंगलुरु। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये है केरल में किया जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स और विधेयक 2023 पारित किया? तो ये राजस्थान ने किया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
आगे है 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है मैकडोनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया है? तो ये है मुंबई में। आगे प्रश्न है एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादन जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो ये है इंदौर बना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बना है? तो ये है बिहार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई समाचार एंकर लीसा लॉन्च किया है? तो ये है उड़ीसा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से लेकर 27 जारी की? तो ये है गुजरात। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो ये सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में खोला जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो यह है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की जाएगी? तो ये है तेलंगाना में। आगे है विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये है पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की थी? ये है ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस जो कि तमिलनाडु में की गई है। आगे है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है। आगे क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर लॉन्च किया गया है? तो ये है नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो वो है मणिपुर में बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बनी है? तो ये है परमिंदर चोपड़ा बनी है। आगे देखते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया जा रहा है? तो वो है बेंगलुरु में। आगे देखते हैं। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो एचडीएफसी बैंक बना है। आगे देखते हैं। केरल में पीपीपी मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिकटिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो वो है ओप्पो इंडिया ने किया है। आगे देखते हैं। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण पहुंचाने वाली भारत की विमानन कंपनी कौन बनी है? तो ये है इंडिगो। आगे देखते हैं। रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन बना है? तो वो है केनरा बैंक। आगे देखते हैं। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने किया है। आगे हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये है झारखंड में। किसने किया है? तो झारखंड में किया है। चलिए आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर को। कहता है क्या कहता है किस समन्वित बैंक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लताविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्वाक बोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है? तो ये है ऑपरेशन डक हंट के द्वारा। आगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया है? तो यह है यूएई के बीच में, भारत और यूएई के बीच में। आगे देखते हैं। किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र जिसको अबाया बोलते हैं पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है फ्रांस में लगा दिया है। आगे देखते हैं।
आगे है, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइ विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो ये है ब्रिटेन। आगे देखते हैं, 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी बने थे। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है एकता कपूर बनी है। आगे देखते हैं, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया गया? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। आगे देखते हैं, कहता है क्या कि उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपात काल की घोषणा किस देश ने की है? तो वो है पेरू ने की है। आगे देखते हैं, एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो वह है यूएई बना है। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? तो ये है अमेरिका। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई? तो ये है यूके। आगे देखते हैं, बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये है बैंकॉक में। आगे देखते हैं, जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो ये है सिंगापुर। आगे देखते हैं, भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहल परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये है अबू धाबी। आगे देखते हैं, समलैंगिक विवाह को जो अनुमति देने वाला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो यह है एस्टोनिया। आगे देखते हैं, सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये न्यूजीलैंड बना है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी? तो ये है फिलीपींस। तो ये याद रखेंगे कि माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये फिलीपींस में है। किस देश की रेल कंपनी असोल्टम एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमीनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? तो ये है फ्रांस। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ये है मिशेल बुलॉक बनी है। आगे देखते हैं, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी एमएफ हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो ये नॉर्वे में चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं, दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक की लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा गया है? तो ये है सारा। आगे देखते हैं, भारत फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है ओमान की खाड़ी में किया गया है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे है, किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? तो ये चीन का है। आगे, एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है उत्तराखंड। और इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है 4 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये है तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो ये है आदित्य L1 जो कि हाल ही में जो है लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जुक्यू 2 को लॉन्च किया है? तो ये है लैंड स्पेस जो कि चीन की कंपनी है। आगे देखते हैं, किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लीन जारी की है? तो ये है चीन ने। आगे देखते हैं, किस केंद्र सरकार शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो ये है जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक
मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये ऑस्ट्रेलिया बना। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो ये है पद्मावती। आगे है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये है हरियाणा। आगे देखते हैं, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमूह 108 का अनावरण किया गया? तो ये है कमल। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो उसको जो है शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चलिए अब खेलकूद से संबंधित प्रश्नों को भी देखते हैं। कहता है क्या कि किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 का खिताब जीता? तो वो है मोहन बागान सुपर जेंट्स ने। आगे है, किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5 एशिया कप जीता? तो वो है भारत। आगे है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है नीरज चोपड़ा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। आगे देखते हैं, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद ने बने हैं। आगे है प्रश्न, अ, किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो वह है स्पेन। आगे, फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो नोहेला बेंजिना, जो कि मोरक्को से है। आगे, विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है तेजस तिवारी, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। आगे देखते हैं, महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये श्रेयांका पाटिल बनी है। आगे देखते हैं, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया। आगे देखते हैं, पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? तो ये है सम्राट पेंगुइन। आगे है, 2005 से 2019 तक के जो कि 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर से कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 33% की कमी आई है। आगे है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये मैथिली ठाकुर बनी है। आगे है, भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। आगे, वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान किसने बनाया है? ये उत्तर प्रदेश ने बनाया है। आगे, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो यह है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। आगे देखते हैं, हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? तो यह है पेरू। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रही है? तो ये भिवंडी महाराष्ट्र में विकसित हो रही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 खबरें हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे देखते हैं 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में। कहता है क्या कि
आदि पेरुक्कुम उत्सव जो है कहाँ पे मनाया गया? तो ये है तमिलनाडु में अगस्त के महीने में मनाया गया। आगे पुस्तकालय महोत्सव जो है नई दिल्ली में मनाया गया अगस्त 2023 में। आगे है बोनालू त्योहार जो कि जुलाई 2023 में जो है हैदराबाद तेलंगाना में मनाया गया। आगे सचिन ग्रोजिंग महोत्सव जो कि जुलाई 2023 में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। आगे है चिखल कोलो उत्सव जो कि जून 2023 में गोवा में मनाया गया। आगे बितस्ता महोत्सव जो कि जून 2023 में जो है कश्मीर में मनाया गया। आगे हेमिस महोत्सव जो है जून 2023 में लद्दाख में मनाया गया। राजा कृषि महोत्सव जो है जून 2023 में उड़ीसा में मनाया गया। पहला जनजातीय खेल महोत्सव जून 2023 में भुवनेश्वर में मनाया गया। लेवेंडर महोत्सव जून 2023 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया। बिहान मेला जिसको हम कौथ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है मई 2023 में उड़ीसा में मनाया गया। मोनलम चेन्नमो फेस्टिवल जो कि मई 2023 में लद्दाख में मनाया गया। माता खीर भवानी मेला जो है मई 2023 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया। आगे है थावे महोत्सव जो है अप्रैल 2023 में जो है गोपालगंज बिहार में मनाया गया। आगे गज उत्सव जो है अप्रैल 2023 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है वहाँ मनाया गया। आगे है मतुआ धर्म महामेला जो कि मार्च 2023 में पश्चिम बंगाल में मनाया गया। आगे सियांग उनिंग महोत्सव जो कि मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। भूमचू महोत्सव जो है मार्च 2023 में सिक्किम में मनाया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मार्च 2023 में नई दिल्ली में मनाया गया। काला घोड़ा कला महोत्सव फरवरी 2023 में मुंबई में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है आदि महोत्सव फरवरी 2023 में नई दिल्ली में मनाया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 के फरवरी महीने में मुंबई में मनाया गया। आगे है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जिसका 14वां संस्करण जो है फरवरी 2023 में मनाया गया बीकानेर राजस्थान में। आगे है खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में मनाया गया। एल्लोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फरवरी 2023 में महाराष्ट्र में मनाया गया। आगे है ऑरेंज फेस्टिवल जो है जनवरी 2023 में कोहिमा नागालैंड में मनाया गया। आगे तुरग्या उत्सव जनवरी 2023 में जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। आगे है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 जो कि जनवरी में अहमदाबाद में मनाया गया। अब मेला माघी मेला जो है जनवरी 2023 पंजाब में मनाया गया। विज्ञान साहित्य महोत्सव जो है जनवरी 2023 में भोपाल में मनाया गया। अवतार महोत्सव जो है जनवरी 2023 में राजस्थान में मनाया गया। परशुराम कुंड महोत्सव जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। स्वर धरोहर महोत्सव जो है दिसंबर 2022 में न्यू दिल्ली में मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव जो है दिसंबर 2022 में नागालैंड में मनाया गया। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव नवंबर 2022 में रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है नवंबर 2022 में कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया। वांगला महोत्सव जो है नवंबर 2022 में मेघालय में मनाया गया। अमूर फाल्कन फेस्टिवल जो है नवंबर 2022 में मणिपुर में मनाया गया। संगाई महोत्सव जो है नवंबर 2022 में मणिपुर में मनाया गया। सरस फूड फेस्टिवल जो है अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली मनाया गया। पहलगाम पक्षी महोत्सव जो है अक्टूबर 2022 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नुआखाई महोत्सव ये सितंबर 2022 में उड़ीसा में मनाया गया है। एक है सुमंग लीला महोत्सव जो कि सितंबर 2022 में मणिपुर में मनाया गया। आगे है बथुकम्मा फूल महोत्सव जो कि सितंबर 2022 में तेलंगाना में मनाया गया। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है जो इम्पोर्टेंट जो है फेस्टिवल वो हम लोग देख लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पुनरूप देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक वर्ड लाइफ दिया हुआ है जिसका फुल फॉर्म जो है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है। UIDF दिया हुआ है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दिया हुआ है। गोवर्धन जो है जिसका ये है फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धान दिया हुआ है। एक है PM प्रणाम इसका फुल फॉर्म है
पीएम प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। आगे देखते हैं। आगे है पीएम विकास। इसका फुल फॉर्म है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान है। एक है मिष्टी है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शॉर्टलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम है। एक पीएसीएस है जिसका फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है। एक है भारत श्री, भारत शेयर्ड रेस्पिरेटरी फॉर इंस्क्रिप्शन। आगे है एलजीडी लैब ग्रोन डायमंड। एक है जैम जन धन आधार मोबाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया है। आगे केंद्रीय बजट 2023-24 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें पहला है नागरिकों खास करके युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। तीसरा है बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। आगे बढ़ते हैं। अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। कहता है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तन करना। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। कहता है क्या कि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना है। तीसरा पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। चौथा हरित विकास जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपायों और उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। आगे है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कुल 45.03 लाख करोड़ का बजट जो है इस बार पारित किया गया है, जिसमें कुल प्राप्तियां होने का अनुमान जो है 45,03,97 करोड़ है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां जो है 26,32,281 करोड़ है। पूंजीगत प्राप्तियां 18,70,816 करोड़ है। कुल खर्च होने का अनुमान अगर बात करें तो 45,03,97 करोड़ है, जिसमें राजस्व खर्च पर जो है 35,02,136 करोड़ खर्च करना है। पूंजीगत खर्च जो है 10,09,61 करोड़ रुपए खर्च करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब विभिन्न घाटा की हम बात करते हैं। 2023-24 का बजट का अनुमान देखते हैं। तो राजकोषीय घाटा की अगर बात करें तो जीडीपी का 5.9% खर्च होगा, अर्थात 17,86,816 करोड़ रुपये। राजस्व घाटा की बात करें तो ये जीडीपी का 2.9% होगा, जो कि 8,69,855 करोड़ रुपये होंगे। अब आगे देखते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। ये जो है जीडीपी का 1.7% रहने का अनुमान है, जो कि कुल जो है 4,99,867 करोड़ है। प्राथमिक घाटा की बात करें तो जीडीपी का 2.3% रहने का अनुमान है। ये है 7,06,845 करोड़। आगे देखते हैं।
आगे है, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। आगे है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,000 माफ़ कीजिएगा 17,86,816 करोड़ होगा लगाया गया है, अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपया जो है कर्ज लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं रुपया कहाँ से आता है, तो जो है उधार और अन्य देयताएँ जो है 34% है, माल और सेवा कर जीएसटी से 17% आता है। आगे निगम कर से 15% आता है, आय कर से 15% आता है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से 7% आता है, सीमा शुल्क से 4% आता है। और आगे देखते हैं रुपया कहाँ-कहाँ खर्च होता है, तो इसमें जो है ब्याज अदायगी में 20% खर्च होता है, करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा 18% है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 17% खर्च होता है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर 9% खर्च होता है, केंद्र प्रायोजित परियोजनाएं पर 9% खर्च होता है और रक्षा पर जो है 8% खर्च होता है। आगे देखते हैं, कहता है क्या कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं विकास के लिए निर्धारित की गई है, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करती है। देखते हैं कौन-कौन से हैं। तो ये सप्तर्षि की 7 प्राथमिकताएँ जो हैं, समावेशी विकास है, समावेशी विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच है, और संरचना एवं निवेश है, सक्षमता को सामने लाना है, हरित विकास है, युवा शक्ति है और वित्तीय क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिकता पहला में देखते हैं समावेशी विकास में, तो इसमें क्या कहता है कि कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड कृषि मदद निधि स्थापित की जाएगी। आगे 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, जिसका उद्देश्य जो है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना है। आगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आगे भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वर्धन में कहता है क्या, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। आगे देखते हैं, इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष के आयु के वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। आगे बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आगे प्राथमिकता 2 के बारे में देखते हैं। कहता है क्या कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। आगे
अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल विकासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। आगे देखते हैं। कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी बृहदा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है किया जाएगा। आगे है भारत साझा पुरालेखा निधान भारतश्री। कहता है यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत की राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। प्राथमिकता 3 की बात करें हम तो कहता है कि अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया जो अब तक के रेलवे इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। आगे है शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आय ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 के शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। आगे प्राथमिकता 4 जो कि सक्षमता को सामने लाना है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई कॉड कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया जाएगा। देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। आगे देखते हैं। एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। एमएसएमई में बड़े व्यवसाय और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया जाएगा और 3400 से अधिक विविध उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। आगे देखते हैं 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। प्राथमिकता 5 में जो कि हरित विकास पर जोर दिया गया है इसमें देखते हैं। कहता है क्या पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइव शुरू किया गया था जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई है। 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। आगे देखते हैं
इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भर को कम करके 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। आगे लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पर्यवेक्षण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। आगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। आगे देखते हैं पीएम प्रणाम। राष्ट्रीय उर्वरकों को संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से गोवर्धन, जिसका फुल फॉर्म गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन है, नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आगे अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। प्राथमिकता 6 है जो कि युवा शक्ति पर जोर दिया गया है। इसमें देखते हैं अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आगे है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए निम्नलिखित लक्ष्य हैं। मार्ग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। आगे देखते हैं आगे पर्यटन है। चुनौती मोड़ के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना भारत पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों को एकीकृत करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट में की गई है। आगे है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन की बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। अब प्राथमिकता 7 है जो कि वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। इसको देखते हैं। वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में कम करने के लिए राष्ट्रीय युवा वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता भी बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। आगे है कंपनियों के त्वरित रिस्पॉन्स के लिए केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी।
वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेनदेन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव का स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। आगे है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। आगे केंद्रीय बजट 2023-24 में देखते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं को। कहता है क्या कि मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। आगे विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई हैं जो निम्न प्रकार है। कहता है इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से घट करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मिला। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया। पीएम जन धन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। आगे देखते हैं पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। अब आगे बात करते हैं व्यक्तिगत आय की। नई कर व्यवस्था में 7 लाख करोड़ रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। 6 आयकर स्लैब वाले व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। हम देखते हैं 0 से 3 लाख रुपए पर जो है कर की दर है 0 है। 3 से 6 लाख रुपए पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख से ऊपर के वाले व्यक्तियों पर 30% कर लगाया जाएगा। आगे कहता है क्या कि प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशनभोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। आगे नई कर व्यवस्था में उच्चतम भार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो गई है। आगे देखते हैं बजट 2023-24 के विभिन्न योजनाओं पर किए गए खर्च देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पर 79,590 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़, मनरेगा पर 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आगे देखते हैं बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। परिवहन पर 5,17,034 करोड़ रुपया, रक्षा पर 4,32,720 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पर 2,38,204 करोड़ रुपए, शिक्षा पर 1,12,899 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आगे बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च के बारे में देखते हैं। तो इसमें है रक्षा बजट पर 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर जो है 2.7 लाख करोड़ रुपया, रेल मंत्रालय पर 2.41 करोड़ रुपया, उपभोक्ता
मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर जो है 2.06 लाख करोड़ रुपया, गृह मंत्रालय पर 1.96 करोड़ लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। कहता है क्या कि कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य जो है 2023 तक रखा गया है, जबकि WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य जो है भारत सरकार 2023 में रखा है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो है 2023 तक है। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक है। आगे है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य 2023 तक है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 24 तक रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराना जो है 2024 तक रखा गया। पहले ये जो है 2022 तक निर्धारित था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। आगे देखते हैं डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है 2024 तक रखा गया है। घर में नल से जल स्वच्छ जल की आपूर्ति जो है 24 तक है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य जो है 2024 से 2025 रखा गया है। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। आगे है सभी गांवों में ऑप्टिकल बिछाने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। भारत को टीबी से मुक्त करने बनाने का जो है लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। 100% मीट्रिक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य जो है 30 तक रखा गया है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारतीय रेल को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। आगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा गया है। आगे है मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2050 तक रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। आगे देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23। कहता है क्या 31 जनवरी 2030 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो कि वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभार द्वारा तैयार किया गया है। आगे देखते हैं 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा का पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था, लेकिन 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। आगे देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की GDP में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। 2021-22 का अंतिम अनुमान जो है GDP में वृद्धि का दर जो था 8.7 था, जबकि राजकोषीय घाटा जो है GDP का 6.7% था। आगे देखते हैं 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान जो है 7.0% था, जो कि जो है राजकोषीय घाटा GDP का जो है 6.4% था। आगे देखते हैं 2023-24 में अनुमानित जो है GDP में वृद्धि जो है 6 से 6.8% की वृद्धि का रखा गया है। आगे देखते हैं
अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा 2019, 20, 21 और 22 में दिया हुआ है। 2019-20 में जो है राजकोषीय घाटा 4.7 था, जबकि 2020-21 में 9.2% था, 2021-22 में 6.7% था, तो वही 2022-23 में 6.4% है। आगे विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें हम तो 2019-20 में 778 था, तो वहीं 2020-21 में 577 था और 2021-22 में 607 और 2022-23 में 563 है। चलिए आगे देखते हैं। 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के स्थान देखते हैं। विभिन्न क्षेत्र कहता है क्या कि वैक्सीन निर्माण में भारत का जो है विश्व में पहला स्थान है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहला स्थान है। दूध उत्पादन में पहला स्थान है भारत का। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। मोबाइल फ़ोन निर्माण में दूसरा स्थान है। अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा स्थान है। फार्मास्यूटिकल फार्मा उद्योग में जो है तीसरा स्थान है। यात्री गाड़ियों के निर्माण में भारत का चौथा स्थान है। रेलवे नेटवर्क में भारत का चौथा स्थान है। विदेशी मुद्रा भंडार में छठा स्थान है। विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में 7वां स्थान है। मांस के निर्यात में 8वां स्थान है। विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वां स्थान है। अब देखते हैं आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को। कहता है क्या कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कुल 12 अध्यायों में बांटकर दिया गया है। पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 में पूर्ण सुधार। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.0 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। आगे है वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान लगाया गया है। एडीपी जो है वह भारत के विकास दर जो है 7% रहने का अनुमान लगाया है। वही मूडी जो है 7%, फिच जो है वो भी 7% और वर्ल्ड बैंक जो है वो भी 6.9% यानी लगभग 7%। आगे देखते हैं IMF जो है जो कि 6.8% लगा है। RBI 6.8%, SBI 6.8% और OECD के द्वारा जो है 6.6% रहने का अनुमान बताया गया है। आगे कहते हैं क्या कि इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर 6.9% अनुमानित किया गया है। क्रय शक्ति की बात करें हम तो क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अध्याय 2 की बात करें हम तो भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य आशावादी तथा विश्वसनीय है। यह अध्याय यह दर्शाता है कि महामारी पूरे वर्षों की तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नजर आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार लेखा तैयार की गई है। अध्याय 3 की अगर बात करें तो राजकोषीय विकास राजस्व सुधार से संबंधित है। अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में दमदार वृद्धि के संभव हुई है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। आगे चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्ययों पर विशेष जोर दिया है। आगे सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिसमें आने वाले वर्षों में ऋण जीडीपी अनुपात को एक दायरे में रखना संभव होगा।
अध्याय 4 की अगर बात करें तो मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष के रूप में है। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की है। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर पर 5% पर पहुंच गई है। आगे भारत ने वित्त वर्ष 2023 में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन अपने समकक्षों को पीछे छोड़ दिया है। आगे देखते हैं। अध्याय 5 में कहता है क्या कि कीमतें और मुद्रास्फीति नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई जो निम्नलिखित है। प्रमुख कच्चे माल निकल कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है। आगे कहता है क्या कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई है। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। आगे अध्याय 6 देखते हैं जो कि सामाजिक अवसंरचना और रोजगार से संबंधित है। कहता है क्या कि जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय दर में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। बाल मृत्यु दर की बात करें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। आगे देखते हैं। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है और यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-06 से लेकर वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए। वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से अधिक की खुराक जो है लोगों को दी गई। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होगा। 31 दिसंबर 2020 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। आगे अध्याय 7 देखते हैं जो कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित है। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिक स्थापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आगे गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत ऊर्जा उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी। भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कर देगा। आगे कहता है क्या कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन किया गया। कहता है क्या कि अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को अध्याय में रखते हुए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क 2000 नवंबर 2022 में जारी किया गया।
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने एवं इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू की गई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता की जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MNT की कमी की जाएगी। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिस्थापित किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्ट केंद्र बनाए गए और उन्हें मजबूत किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कहता है जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को सूचित करने के लिए भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था, जिसमें 8 लक्ष्य शामिल थे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक 1,024 मिलियन टन है। उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हुए हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहते हैं। आगे है। देश के 17 टाइगर रिजर्व CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और 2 को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 और 12,852 तेंदुए हैं। पूरे विश्व के 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। अब अध्याय 8 जो कि कृषि और खाद्य प्रबंधन से संबंधित है, कहता है प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जिसमें खरीफ फसलों का उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि की दर से जो है प्रगति किया है। वर्ष 2021-22 में कृषि और संवर्धन क्षेत्र में सिर्फ 3% की वृद्धि देखी गई है। आगे है। वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि किसानों को सभी जरूरी फसलों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ, रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए MSP दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 से की गई थी।
भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया। तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। आगे देखते हैं। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया है, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। सहकार से समृद्ध विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। 2021-22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था। आगे है, सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने की ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलो प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। आगे है, कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा चुका है। चरण 7 है, अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। आगे है, इसके तहत राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया गया। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई-नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.3 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। आगे देखते हैं अध्याय 9, जो कि उद्योग स्थायी विकास से संबंधित है। कहता है, सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत ने कर दिया। भारत विश्व को सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति 20% की हिस्सेदारी रखता है। आगे देखते हैं। कहता है, फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 में एफडीआई $180 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में $699 मिलियन हो गया। भारत विश्व के 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी है। आगे देखते हैं। भारत का लक्ष्य 2025 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में $4.4 बिलियन से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई। यह 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल है।
मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों के साथ साथ 24 उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने PLI योजना की शुरुआत की है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए PLI योजनाएं अगले 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2022 में PLI योजना के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब अध्याय 10 देखते हैं, जो कि सेवाएं और शक्ति से संबंधित है। कहता है क्या कि वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां की घोषणा की गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत को 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 49% बढ़ाकर 74% कर दी गई है। भारतीय बीमा बाजार दुनिया में 10वां स्थान रखता है। अब अध्याय 11 देखते हैं। वैदेशिक क्षेत्र और सतर्क और आश्वासन। कहता है क्या कि अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा और अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात 551.7 बिलियन डॉलर रहा। आगे देखते हैं। भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इस सूची में सबसे नया भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और इस व्यापार समझौता है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ था। इससे पहले भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और आधिकारिक तौर पर यह 1 मई 2022 से प्रभावी हुआ था। आगे है आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई। कृषि उड़ान 2.0 को 2020 में कृषि उड़ान योजना माफ़ कीजिएगा, कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूद प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। अप्रैल से सितंबर 2022 के अवधि के लिए चालू घाटा GDP का 3.3% दर्ज किया गया। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता शेष GDP का 4.4% दर्ज किया गया। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश रहा। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें दीर्घकालिक ऋण 478.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आगे अध्याय 12, जो कि भौतिक और डिजिटल अवसंरचना से संबंधित है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत कुल 141
89.4 लाख करोड़ रुपए की 89.151 परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। कहता है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 से अगले 5 वर्षों तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए की गई थी। अगस्त 2021 में शुरू किए हुए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। आगे है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त 2021 को शुरू की गई। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख रुपए का मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया। वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया। आगे कहता है क्या कि 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लक्ष्य क्षमता 40 गीगावाट है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17.2 लाख विद्युत का उत्पादन किया गया। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का रहा, जो कि 59.1% था। द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा है अक्षय ऊर्जा, जिसका 27.5% रहा। तृतीय सबसे बड़ा हिस्सेदारी जो है हाइड्रो का रहा, जो कि 11.7% था। आगे वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया। वित्त वर्ष 2023 में अक्टूबर 2022 तक 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई 14,850 किलोमीटर है। आगे है राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग में घोषित किया गया है, जिससे देश में NW की कुल संख्या 111 हो गई है। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। 68,031 वर्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, दुनिया का सबसे चौथा नेटवर्क है। आगे है 2019-22 के दौरान UPI आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संवर्धन में 121% की वृद्धि और मात्रा के संदर्भ में 115% की वृद्धि देखी गई। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ है, जिसमें 44.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र में है। नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में 97% मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए हैं। भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा 270% और बिहार में सबसे कम 55.4% है। वर्ष 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है। जून 2022 में स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। आगे देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण आंकड़े विभिन्न संकेतक हैं और यहाँ पे दिया हुआ है NFHS 5 के अनुसार 2019-21 के लिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 2020 के लिए। तो कुल प्रजनन दर की अगर बात करें तो जो है 2019-21 तक तो 2.0 था और 2022-20 के लिए जो है 2.0 है। शिशु मृत्यु दर की अगर बात कर रहे हैं तो 2019-21 के लिए 35.2 रहा, जबकि इसमें जो है पंजीकरण प्रणाली के अनुसार जो है 2020 के लिए 28% रहा। आगे देखते हैं तो मातृ मृत्यु दर जो है यहाँ पे जो है 2019-21 के लिए नहीं है और इसमें जो है 20 के लिए जो है 97 है। आगे नवजात मृत्यु दर की बात करें तो 24.9 रहा, जबकि इसमें जो है 20% रहा। आगे है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मूल्य दर जो है 41% है, जबकि इसमें
32% है। आगे है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर कहता है क्या कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता की बात करें तो भारत जो है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि मैक्सिको जो है 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर और चीन जो है 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आगे है वित्त वर्ष 2022-23 जो कि अप्रैल सितंबर में है। इसमें है भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले देशों की अगर बात करें जो है तो ये सिंगापुर है, मॉरिशस है और यूएई है। और बात करें तो सिंगापुर जो है कंप्यूटर भारत में टॉप 3 को एफडीआई को आकर्षित करने वाले क्षेत्र की बात करें तो पहले स्थान पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, दूसरा सेवाएं हैं और तीसरा जो है व्यापार है। आगे देखते हैं ये वर्ष 2023 में हुए प्रमुख निधन है। पहला दिया हुआ है प्रकाश सिंह बादल। तो प्रकाश सिंह बादल जो है, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि शिरोमणि अकाली दल से संबंधित है। इन्होंने 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं एडसन अरांटिस डो नेसिमेंटो। कहता है कि ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 1958, 1962, 1970 में ब्राज़ील को विश्व कप जिताने में इनकी प्रमुख भूमिका रही। आगे देखते हैं क्या हीथ स्ट्रिक की देखते हैं, जो कि जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं। सिया रॉ जो कि भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद रहे। बिंदेश्वरी पाठक जो कि सामाजिक कार्यकर्ता, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे बिंदेश्वरी पाठक। आगे ब्रे वायट की बात करें तो WWE के सुपरस्टार रह चुके हैं। ओमान चंडी जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। गुफी फेंटल जो कि महाभारत के शकुनी मामा के किरदार के रूप में पहचाने जाने वाले थे। आगे है इम्तियाज अहमद जो कि जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर एवं समाजशास्त्री थे। ग्लेंडा जैक्सन ब्रिटिश सांसद एवं पूर्व अभिनेत्री रह चुकी हैं, जो कि 2 बार अकादमी पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन जो कि बार्क के पूर्व निदेशक रहे। तारिक फतह जो कि पाकिस्तानी मूल के जाने माने वाले कनाडाई लेखक रहे। आगे है पामेला चोपड़ा जो कि भारतीय पार्श्व गायक रह चुके हैं। डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। आगे है शरद यादव जो कि 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं और ये बिहार के मधेपुरा जिला से जो है 5 बार जो है ये सांसद रह चुके हैं। आगे दिया हुआ है सलीम दुर्रानी जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। आगे है अमोह हाजी दुनिया के सबसे गंदे आदमी जो कि ईरान से संबंधित है। आगे है जमशेद जी ईरानी जो कि स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। श्याम शरण नेगी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता रहे। कनक रेले मोहिनी अट्टम की प्रतिपादक रहे हैं। ललिता लाजमी जो कि प्रसिद्ध चित्रकार रही हैं। आगे है जावेद खान अमरोही जो कि प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। साबिर अली भारत के आयरन मैन के नाम से जाने प्रसिद्ध रहे। रहमान राही जो कि कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे। सतीश कौशिक प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। अमीर बरकत अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम रहे। नीलमणि फुकन असमिया भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्राप्त करता रहे हैं। आगे है डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी जो कि प्रसिद्ध वास्तुकार एवं 2021 में रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित रह चुके हैं। परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे। तो दोस्तों ये अभी हम लोग जो है 7 टॉपिक हम लोग यूट्यूटेरिया का समाप्त कर चुके हैं और अगले आने वाले वीडियो में हम लोग इसी तरीके से जो है 5-6 जो है टॉपिक को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।